एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? पढ़ाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आई होप सब अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, सो एज यू नो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग LMR कर रहे थे। ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन। हमने थ्री चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, थ्री चैप्टर्स कौन से किए हमने? वी डिड इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, फाइनेंस के बारे में पढ़ा, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, राइट, हमने डिस्कस किया। देन वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। सोर्सेज मींस कहां से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आता है, कहां से एक ऑर्गेनाइजेशन पैसा जमा करता है, ये भी हमने देखा। राइट, हमने शेयर्स के बारे में पढ़ा। फिर शेयर्स में और आगे बढ़ के हमने थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। राइट, व्हाट वाज दैट थर्ड चैप्टर? उसका रिवीजन बहुत अच्छे से किया। थर्ड चैप्टर वाज ऑल अबाउट इश्यू ऑफ शेयर्स, हाउ अ कंपनी इश्यूज अ शेयर्स। बराबर, शेयर्स कैसे इशू करते हैं, हाउ डज द कंपनी कलेक्ट्स ऑल द कैपिटल, ये हमने पढ़ा था। शेयर्स के बारे में पढ़ा था। राइट, सब हमने डिस्कस कर लिया था। करेक्ट है। अब नाउ अब शेयर्स को जरा साइड में रखते हैं, कीप दैट शेयर्स का कॉन्सेप्ट असाइड। मूविंग ऑन टू न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट इज व्हाट? डिबेंचर्स। See now this term is not new. This term is not new for you at all. You have heard this term n number of times. Not only in SP subject, आपने ये term कहाँ सुना था? You heard this term in accountancy also. Accountancy में chapter है कौन सा? Issue of debentures, right? Issue of shares, issue of debentures, right? Accountancy में what you do? Accountancy में आप debentures के बारे में क्या सीखा होगा? उसका accounting treatment क्या सीखा होगा? Accounting treatment. व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के न्यूमेरिकल्स कि हमने इतने शेयर किए, इशू इतने डिबेंचर इशू किए, इतना हमारे पास पैसा आया। ठीक है, हमको मालूम है डिबेंचर से पैसा आया है, बट सर डिबेंचर है क्या? व्हाट इज डिबेंचर? एक्चुअल में क्या है डिबेंचर? तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है, कैसे इशू होते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज व्हाट? इशू ऑफ डिबेंचर्स। नेम ऑफ द चैप्टर इज इशू ऑफ डिबेंचर्स। चलो देखते हैं डिबेंचर्स का चैप्टर हमको बोलता क्या है। सबसे पहले डिबेंचर का मतलब समझो। व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर? डिबेंचर इज नथिंग but it is a kind of loan. ये मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं. We have discussed this in chapter number 2. Debenture is a kind of loan which is raised from whom? From general public. हमने डिस्कस किया है पहले, राइट? सो डिबेंचर को अगर मैं लेमन लैंग्वेज में पुट ऑन करूं, सो व्हाट वी कैन से, व्हाट इज डिबेंचर? सो सिंपल, डिबेंचर मींस इज अ काइंड ऑफ लोन व्हिच इज रेज्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक. लोन बैंक से रेज किया, वो नहीं. यहाँ पे क्या बोलेंगे? लोन रेज्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज डिबेंचर. ठीक है, ओके. नाउ एक चीज ध्यान से समझना, द पर्सन हु इज परचेसिंग डिबेंचर इन द कंपनी, ये हमने पहले पढ़ा है. द पर्सन हु इज परचेसिंग डिबेंचर ऑफ द कंपनी इज नोन एज व्हाट? डिबेंचर होल्डर. यस और नो? यस सर, आंसर इज यस. जो पर्सन कंपनी का डिबेंचर खरीदता है, हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर. ओके सर, नेक्स्ट, जो डिबेंचर जो पर्सन खरीदता है उसका कंपनी में स्टेटस क्या होता है? व्हाट इज द स्टेटस? द स्टेटस इज क्वाइट सिंपल. डिबेंचर होल्डर इज क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. क्या है डिबेंचर होल्डर? क्रेडिटर. सी अकाउंट्स में यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टर्म. व्हाट इज, हु इज एन क्रेडिटर? क्रेडिटर का मतलब होता है, क्रेडिटर इज दैट पर्सन जिससे हमने पैसे उधारी पे लिए हैं. जिससे हमने पैसे क्या लिए हैं? उधारी पे लिए हैं. नाउ व्हेन यू टेक अ लोन फ्रॉम बैंक, तो बैंक आपका क्या हो जाता है? बैंक से आपने क्रेडिट मनी लिया है, लोन लिया है, तो बैंक आपका क्या हो जाता है? बैंक आपका हो जाता है क्रेडिटर. आपको उसको पेमेंट करना है, राइट? वैसे अगर डिबेंचर होल्डर से आपने पैसा लिया है, तो डिबेंचर होल्डर आपका क्या हो जाएगा? आपकी कंपनी का वो हो जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि आपने उससे क्रेडिट पे पैसे लिए हैं. लोन इज अ क्रेडिट मनी एंड आपको लोन क्या करना है? यू हैव टू रीपे आफ्टर सम टाइम. सो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर का स्टेटस क्या हो जाएगा? दैट इज एन क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. ओके, ठीक है. अब भले ही वो क्रेडिटर है, भले ही वो डिबेंचर होल्डर है, पर है तो आपके कंपनी का क्या है? आपके कंपनी का इन्वेस्टर. क्या है वो? इन्वेस्टर. बराबर है. इन्वेस्टर अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट इन्वेस्टर्स की कैटेगरी ओवर हियर. इन्वेस्टर्स की वन ऑफ द कैटेगरी इज व्हाट? वन ऑफ द कैटेगरी इज डिबेंचर होल्डर. क्लियर? अच्छा, डिबेंचर होल्डर क्रेडिटर है, ये हमने समझ लिया. अभी डिबेंचर इन्वेस्टर है, ये भी हमने समझ लिया. अब अगर एक डिबेंचर होल्डर इन्वेस्टर है, तो हमेशा इन्वेस्टर्स को दे वांट सम रिटर्न्स. कभी भी आप बिजनेस का कोई टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी बिजनेस का टॉपिक पढ़ोगे, तो हमेशा एक लाइन बोली जाती है. हमेशा, एवरी टाइम वन लाइन इज रिपीटेड, वन ऑफ द अदर, एक के बाद एक बोली जाती है. क्या बोलते हैं? इन्वेस्टर्स ऑलवेज रिक्वायर व्हाट? ऑलवेज दे नीड व्हाट? What they expect return on their investment. Now what is return on investment? The term is quite simple. Return on investment का मतलब है, मैंने आपको पैसा दिया, क्या सोच के दिया? क्या बदले में मुझे अपना पैसा बढ़ा के दोगे? Yes or no? आंसर इज yes. अरे जब आप बैंक में जाते हो, बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो,
अब आप इतने बच्चे नहीं हो कि फिक्स डिपॉजिट क्या है आपको मालूम नहीं, ये आपने ओसीएम सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, ओसीएम सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा, कोई प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट मतलब क्या, आप एक फिक्स पीरियड के लिए बैंक में पैसे रखते हो, राइट। तो उस फिक्स डिपॉजिट पे बैंक आपको कुछ पे करता है ना, कुछ पे करता है बैंक आपको, क्या पे करता है, इंटरेस्ट। क्या पे करता है, इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट क्या हो गया, आपका इनकम हो गया। क्या हो गया, इनकम, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। आर यू गेटिंग इट, एफडी इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब सेम चीज को यहाँ पे रिलेट करो, सेम चीज को डिबेंचर से रिलेट करो। मैंने डिबेंचर खरीदे हैं कंपनी के, मतलब मैंने कंपनी को पैसा दिया है, तो मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग सर्टेन रिटर्न्स, आई एम एक्सपेक्टिंग सर्टेन रिटर्न्स फ्रॉम दैट कंपनी। मेरे को डिबेंचर पे कुछ इनकम आना चाहिए, उस इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। सीधे बात सिंपल है। व्हेन यू टॉक अबाउट शेयर्स ना, तो शेयर्स पे जब भी जो इनकम आता है वी कॉल इट एज डिविडेंड, लेकिन डिबेंचर्स पे जो भी पैसा, जो भी इनकम आता है ना, वी कॉल इट एज इंटरेस्ट, बिकॉज शेयर इज योर ओन कैपिटल। बराबर है, हमारे खुद का पैसा है, हमारे खुद के पैसे पे जो रिटर्न आता है उसको एक नाम दे दिया लॉ ने, क्या नाम दे दिया, डिविडेंड। लेकिन यहाँ पे डिबेंचर इज अ डेब्ट कैपिटल, आपने उधारी का पैसा दिया हुआ है, और उधारी पे जो इनकम आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। जब बैंक से लोन लेते हो बैंक क्या चार्ज करता है, इंटरेस्ट। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट टाइमली नहीं करते हो तो क्या चार्ज करता है बैंक, इंटरेस्ट। यस और नो, आंसर यस। तो डेब्ट कैपिटल पे, लोन पे हमेशा क्या टर्म यूज होता है, इंटरेस्ट। बराबर है, तो ये इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आपका इनकम है। आपका मतलब किसका, आपका मतलब यू एज एन डिबेंचर होल्डर। आर यू गेटिंग इट, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया, सही है। तो इन शॉर्ट सर हमको क्या समझ में आया, सर हमको ये समझ में आया है कि डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ लोन विच इज रेज्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक, ठीक है, ओके। डिबेंचर, द पर्सन इज परचेसिंग डिबेंचर इन द कंपनी इज नोन एज डिबेंचर होल्डर, दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर होल्डर एक इन्वेस्टर है, ठीक है, डिबेंचर क्योंकि खुद ही एक इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, स्टेटस क्या है डिबेंचर होल्डर का, सर अभी आपने बताया था, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बराबर है, क्रेडिटर है, बराबर है। अब डिबेंचर मतलब एक लोन है, तो आपने लोन का पैसा दिया, क्रेडिट मनी दिया है, तो क्रेडिट मनी दिया है तो आप अर्न क्या करोगे, व्हाट यू विल अर्न, यू विल अर्न इंटरेस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे बैंक का एग्जांपल देके आपको बताया, बराबर है, ओके। अब इंटरेस्ट क्या है, हमारा इनकम है, हमारा मतलब कौन, हम डिबेंचर होल्डर। क्लियर है, कंपनी आपको इंटरेस्ट पे करेगा, तो वो कंपनी का एक्सपेंस है, आपका इनकम है, इन्वेस्टर का वो इनकम है। यहाँ तक क्लियर है, ये था डिबेंचर का बेसिक मीनिंग, डिबेंचर का बेसिक मीनिंग। चलो मैं इसका अभी आपको ना एक डेफिनेशन पढ़ के बताता हूँ, डेफिनेशन याद करना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको लिखना है, ठीक है। चलो अभी ध्यान से समझना, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, क्या बोला, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, इसको पढ़ते कैसे, ध्यान से समझना। ये एसपी का टर्म नहीं है, फ्रैंकली ये लॉ में ऐसा बोला जाता है, बोलते हैं ना लॉ में सेक्शंस होते हैं, ये वही है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, जो ब्रैकेट में होता है सबसेक्शन बोलते हैं, ऑफ व्हाट, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। हम कंपनीज एक्ट ही पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट के थोड़े थोड़े पार्ट पढ़ रहे हैं, पूरा कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट के थोड़े थोड़े पार्ट पढ़ रहे हैं, एसपी इज अ पार्ट ऑफ कंपनीज एक्ट ओनली, ठीक है, ध्यान से समझना। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 of companies act states that the word debenture includes debenture stock. What is debenture stock, मैं आपको बताता हूँ। when you, जब हमने शेयर्स के बारे में डिस्कस किया था, हम बोलते थे ना शेयर इज अ सिंगल यूनिट, बोलते थे कि नहीं बोलते थे, कलेक्टिवली मिलके क्या बनता है वो, स्टॉक, तभी तो बोलते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट हम क्यों आता है, जब शेयर्स कलेक्टिवली ट्रेड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। एक शेयर तो एक यूनिट है, अगर मैं बोलूं वन यूनिट तो वो एक ही है, एक यूनिट हमको दिखता है, बट अगर मैं बोलूं 100 यूनिट्स, तो 100 यूनिट्स को आप क्या बोलोगे, स्टॉक। अब ये स्टॉक चीज शेयर में भी यूज होता है भाई, डिबेंचर में भी यूज होता है, तो जैसा शेयर्स है वैसे डिबेंचर है, पर दोनों का स्टेटस अलग है। शेयर होल्डर कंपनी का ओनर है, डिबेंचर होल्डर कंपनी का क्रेडिटर है। शेयर एक अलग इन्वेस्टमेंट है, डिबेंचर एक अलग इन्वेस्टमेंट है। शेयर ओन्ड कैपिटल है, डिबेंचर डेब्ट कैपिटल है। समझ में आ रहा है कि नहीं, दिमाग में फिट करते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे एक यूनिट बोलेगा तो एक, हाँ सिर्फ डिबेंचर, लेकिन आप कलेक्टिवली कुछ यूनिट्स बोलोगे तो जैसे 100,000 कितने भी बोलोगे तो इट इज व्हाट, स्टॉक। अभी काय का स्टॉक है, काय का स्टॉक है, क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, डिबेंचर, इसलिए आ गया डिबेंचर स्टॉक। सिंपल, क्लियर है। चलो डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 2 में, बॉन्ड्स डिस्कस किया था। बॉन्ड्स क्या था, बॉन्ड भी एक डेब्ट कैपिटल था, बॉन्ड भी एक सिक्योरिटी है। बॉन्ड क्या बोलता था, गवर्नमेंट क्या बोलता था, हम लोग बॉन्ड इशू कर रहे हैं, आओ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दो, आओ हमारी गवर्नमेंट को पैसा दो और बॉन्ड सर्टिफिकेट लेके जाओ, ये हमने डिस्कस किया था, बराबर है।
तो बॉन्ड भी एक तरह का डेब्ट कैपिटल है, तो उसको भी कहीं ना कहीं डिबेंचर के कैटेगरी में लिया हुआ है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ गया? तो अभी क्या बोलेंगे, डिबेंचर इंक्लूड्स, द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड्स, डिबेंचर में ही बहुत लोगों को इंक्लूड कर लिया गया है, डिबेंचर में ही कंपनीज एक्ट ने बहुत लोगों को इंक्लूड किया है। बहुत लोग कौन है उसमें? बहुत लोग सबसे पहले आता है डिबेंचर स्टॉक। अरे भले तुम एक यूनिट हो या मल्टीपल यूनिट रहने दो, तुम हो डिबेंचर, तुम्हारा नाम डिबेंचर रखा है हमने, बराबर है। तुम भले ही बॉन्ड हो पर कंपनीज एक्ट के नजर में तुम डिबेंचर हो। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि तुम भी एक क्या हो, तुम भी एक डेब्ट कैपिटल हो। समझ में आ गया? क्लियर है? चलो आगे देखो क्या बोलते हैं, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग डेप्थ। डेप्थ का मतलब तुमको मालूम है, अकाउंट्स में पढ़ते हो, डेप्थ कहीं ना कहीं वर्ड सुना भी है। डेप्थ मतलब उधार, डेप्थ मतलब लोन। किसी भी तरह का कंपनी लोन रेस करता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्या बोलते हैं? डेप्थ कैपिटल। क्या बोलते हैं? डेप्थ कैपिटल, बराबर है। बॉन्ड डेप्थ कैपिटल, डिबेंचर डेप्थ कैपिटल, या दूसरी कोई भी सिक्योरिटी जो कंपनी लोन के नाम पे इश्यू करवा रहा है, बराबर है। मतलब हाँ आओ हमारे कंपनी को लोन दो, तो कौन से कैटेगरी में आ जाएगा? डिबेंचर के कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? तो उसका क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग डेप्थ। क्लियर है? अच्छा आगे देखो, whether constituting a charge on assets of the company or not। अब इसका मतलब क्या है? हम हर बार पढ़ते हैं डिबेंचर क्या रहता है, डिबेंचर हमेशा सिक्योर्ड रहता है, हमेशा सिक्योर्ड रहता है। यस, डिबेंचर सिक्योर्ड रहता है, पर कोई कोई केस में कभी कभी कंपनी सिक्योरिटी नहीं भी देती है, वो रेयर केस में होता है, बराबर है। तो ये लोग ये बोलना चाहते हैं हर वो डेब्ट कैपिटल जो कंपनी इशू करता है, हर वो डेब्ट कैपिटल जो कंपनी रेस करता है, वो कौन से कैटेगरी में आ जाता है? वो आ जाता है डिबेंचर के कैटेगरी में। सिंपल डेफिनेशन है, देखो फिर से रीड करता हूं। सेक्शन 2 subsection 30 of Companies Act states that the word debenture includes debenture stock, it includes bonds and other instrument of the company evidencing debt, बराबर है, whether considering charge on asset or not। समझ में आ गया? क्लियर है? भले वो सिक्योर्ड है या नहीं है वो डिबेंचर का कैटेगरी, बट यूजुअली डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? पक्का? ये डिबेंचर का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो ये तो आपने लेक्चर्स में भी सुना होगा, फिर से एक अच्छा सा ब्रशअप हो गया आपके लिए, ठीक है। चलो नाउ कमिंग ऑन टू दिस, व्हाट आर द प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स इन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। देखो एनएमआर में आया है तो इंपॉर्टेंट तो है ही है, तो हमको पढ़ना जरूर है, बराबर। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, ये तुमको 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आ सकता है, तो प्लीज मार्क दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। चलो अब हमने समझ लिया डिबेंचर क्या है, हमने सेकंड चैप्टर में भी समझा था डिबेंचर क्या है। नाउ इट वोंट टेक मच टाइम, ये फटाफट हो जाएगा, ठीक है। चलो ध्यान से प्रोविजंस फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर। प्रोविजंस फॉर इश्यू, सर इश्यू मतलब क्या है? अब इश्यू का मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपने टॉपिक किया ना इश्यू ऑफ शेयर्स, आपने टॉपिक किया ना इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू मतलब लोगों को इनवाइट करो कि आओ हमारे कंपनी में डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करो, हमारे कंपनी के डिबेंचर खरीदो, मतलब आओ हमें पैसा दो। शेयर्स में बोलेंगे आओ हमें ओन्ड फंड दो, डिबेंचर्स में बोलेंगे आओ हमें बोरोड फंड दो। बिकॉज डिबेंचर्स क्या है? बोरोड फंड के कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो एक डेब्ट कैपिटल है। क्लियर है? बराबर यहां तक? तो अभी प्रोविजंस कौन बता रहा है? प्रोविजंस मतलब कहां लिखा हुआ है प्रोविजंस? देखो लॉ होता है, लॉ के अंदर सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के अंदर क्या होता है? सेक्शन के अंदर सब सेक्शंस होते हैं, बाद में प्रोविजंस होते हैं। प्रोविजंस मतलब सडन लॉ में क्या लिखा है, बेसिकली वो बताना चाहता है। कौन से लॉ में? कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट 2013 डिबेंचर इशू करने के टाइम पे क्या क्या प्रोविजंस बताता है, मतलब क्या क्या रूल आपको फॉलो करने हैं, मतलब कंपनीज एक्ट के क्या क्या रूल आपको फॉलो करने हैं जब आपको डिबेंचर इशू करना है। क्लियर है? तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने का फुल चांस है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। चलो देखते हैं अभी सबसे पहले आपको क्या क्या चीज याद रखनी है जब आप डिबेंचर इशू करते हो। चलो सबसे पहले तो डिबेंचर होल्डर्स विल नॉट गेट एनी वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर को किसी भी तरह के वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि वोटिंग राइट्स किसको मिलते हैं ये तुमको अच्छे से मालूम है और पता होना चाहिए। अब एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, पता होना चाहिए। वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? शेयर होल्डर्स को। अगर मैं बोलूं अगर आज कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करना है, इलेक्ट करना है, तो ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट कौन करता है? इलेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स। यस और नो? दैट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। यस और नो? ये हमने पढ़ा है, बराबर है। तो जब वोटिंग राइट्स इनको मिले हैं तो डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं मिल सकते, बिकॉज दे आर नॉट द ओनर इन द कंपनी, दे आर क्रेडिटर इन द कंपनी। क्रेडिटर को वोटिंग राइट्स देके रखोगे तुम्हारी कंपनी को खा जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे नो वोटिंग राइट्स टू डिबेंचर होल्डर्स, उनको नॉर्मल वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। उनको वोटिंग राइट सिर्फ उसी चीज के मिलते हैं जब उनके इंटरेस्ट पे कोई बात है। अगर डिबेंचर होल्डर के ऊपर इंटरेस्ट पे कोई बात आ रही है, डिबेंचर होल्डर के ऊपर कोई बात आ रही है, तो वो वोट करेंगे, नहीं तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं।
क्लियर है? चलो नेक्स्ट बोला है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, आगे क्वेश्चन भी आएगा टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, नहीं हमने कर लिया है, सॉरी चैप्टर में कर लिया हमने पहले से, यहाँ पे वापस से रिवीजन कर लेते हैं। देखो हमने देखा था रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेयरर डिबेंचर, सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, देन हमने देखा था कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, वही है टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी कोई भी टाइप का डिबेंचर इशू कर सकता है, यूजुअली कंपनी सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू करता है। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ गया? चलो टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स हमने पहले हम लोग चैप्टर्स में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है? पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रिडेम्पशन। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अभी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये देखो ये जो चीज थी मैंने आपको इंटरेस्ट के बारे में बताया था, बराबर है कि नहीं? इंटरेस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिबेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? उसका एज एन इनकम इंटरेस्ट। और ये क्या है? रिडेम्पशन मतलब क्या? रिडेम्पशन मतलब डिबेंचर एक टेम्पररी कैपिटल है, वो परमानेंट कैपिटल नहीं है, तो अभी आपको कभी ना कभी तो उसको रिफंड करना पड़ेगा, यस और नो? क्या लोन जिंदगी भर के लिए लेते हो क्या? नहीं, लोन कभी जिंदगी भर के लिए नहीं होता है, लोन एक टेन्योर के लिए होता है, स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होता है। तो स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए हो रहा है तो लोन तो रिफंड करना पड़ेगा ना, यस और नो? बैंक से लोन लेते हो, क्या पैसा तुम्हारा हो जाता है? आंसर इज नो, बैंक को रीपे करना पड़ता है ना, यस और नो? सेम चीज यहाँ पे, कंपनी अगर लोन लेगा लोगों से तो कंपनी को लोन रीपे करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग इट? उसको हम लोग बोलते हैं रिडेम्पशन। क्लियर है? सही एकदम। चलो नेक्स्ट क्या है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। सेम जैसे हमको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है वैसे हमको डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है, बराबर है। नाउ व्हाट इज डिबेंचर सर्टिफिकेट? इट इज एन अल्टीमेट प्रूफ, इट इज एन अल्टीमेट प्रूफ कि हाँ आप हमारे कंपनी के डिबेंचर होल्डर हो, हाँ आप हमारे कंपनी के क्या हो? आप हमारे कंपनी के क्रेडिटर हो, हाँ हमारे कंपनी ने आपसे लोन लिया है, हाँ हमारी कंपनी आपको ये लोन रीपे करने वाली है। सब कहाँ लिखा होता है? कहाँ लिखा होता है? डिबेंचर सर्टिफिकेट में। इट इज एन एविडेंस, इट इज एन एविडेंस। समझ में आ गया? एविडेंस इस चीज का कि मैंने आपके कंपनी को उधार दिया है, अब उधार रीपे करो। चलो आर यू गेटिंग इट? एविडेंस। अच्छा ये कितने कितने टाइम में इशू होना चाहिए? कंपनी शैल इशू इट विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट। इसको याद रखना, कभी भी कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है, जिस दिन कंपनी ने डिबेंचर इशू कर दिया, ठीक है, उस दिन से जब डिबेंचर होल्डर को डिबेंचर मिल गया उस दिन से 6 महीने के अंदर अंदर, 6 महीने के अंदर अंदर क्या कर देना है आपको? डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू कर देना है, अलॉट कर देना है। क्यों सर इतना 6 महीना क्यों बोला है? क्यों टाइम लिमिट क्यों डाला है? अरे अगर टाइम लिमिट नहीं डालेंगे ना, कंपनी अपने फुर्सत में तुमको सर्टिफिकेट देते बैठेगा, आर यू गेटिंग इट? जब उनका मन करेगा तब, और तुम्हें कंफ्यूजन में रहोगे, अरे मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिला, मेरे को सर्टिफिकेट नहीं मिला। इसलिए यहाँ पे क्या आया है? टाइम लिमिट आया है। आर यू गेटिंग इट? टाइम लिमिट याद रखना, टाइम लिमिट मैं नहीं बता रहा हूँ, एसपी नहीं बता रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 बता रहा है, ठीक है। चलो डिबेंचर सर्टिफिकेट। अच्छा क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अब ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या है? बेसिकली मैं आपको बोलूं, ये क्या है? एक पिगी बैंक। क्या है? पिगी बैंक। पिगी बैंक समझते हो? समझते हो क्या पिगी बैंक क्या होता है? बचपन में मम्मी आपको आदत डालती होगी, बेटा इसमें पैसा जमा कर, बेटा पैसा जमा कर, बराबर है? पैसे जमा करने का आपको हैबिट डलवाती है, ठीक है, थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज देने का कोशिश करती है। आर यू गेटिंग इट? जो बड़े होने के बाद हमको फिर भी समझ में नहीं आता, बराबर है कि नहीं? अभी मैं एक चीज यहाँ पे तुमको बोलता हूँ, क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व फंड क्या है, इसको जरा ध्यान से समझना। मान लो आपकी कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, बराबर है, आपकी कंपनी ने क्या किया? डिबेंचर इशू किए, मान लो 1 करोड़ के। कितने के? 1 करोड़ के। इसका मतलब क्या है? आपकी कंपनी ने 1 करोड़ का लोन उठाया है। क्या है? 1 करोड़ का लोन उठाया है, 1 करोड़ का, बराबर है, जनरल पब्लिक से, बैंक से नहीं, बैंक से नहीं, जनरल पब्लिक से लोन उठाया है। थोड़े टाइम बाद इसको रीपे करना है, यस और नो? मान लो 5 इयर्स के लिए। कितने इयर्स के लिए? 5 इयर्स के लिए। अब थोड़े टाइम बाद इसको रीपे करना है, यस और नो? अब रीपे करने के लिए कंपनी क्या करेगा? डे 1 से, जब भी उसने लोन उठाया, डे 1 से वो थोड़ा थोड़ा पैसा डिबेंचर रिडेम्पशन फंड में क्या करेगा? डालते रहेगा, सेव करता रहेगा। क्योंकि अगर कल को हमको ये लोन रीपे करना है तो रीपे करने में डिफिकल्टी ना आए, पहले से रिजर्व क्रिएट कर लो। अकाउंट्स में किया होगा ना, अकाउंट्स में करते हो ना, रिजर्वेशन फर्दर बैड डेब्ट्स करते हो कि नहीं? ऐसा रिजर्व करके रखते हो, कभी बैड डेब्ट्स हो गए तो हमारे पास रिजर्व पड़े हैं, ऐसा तुमने कुछ कॉन्सेप्ट सीखा है, राइट? सेम वे यहाँ पे कल को हमको डिबेंचर रीपे करना है, डिबेंचर रीपेमेंट करने के लिए जो पैसा आना चाहिए वो हमको सडनली अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इसलिए हम डे 1 से, जब से हमने डिबेंचर का पैसा उठाया है, वो जो लोन हमको क्लियर करना है उसके लिए हम लोग डे 1 से पैसा जमा करते जा रहे हैं, ताकि आगे चल के हमको लोन रीपे करने में दिक्कत ना हो, प्रॉब्लम ना हो। आर यू गेटिंग इट? डिबेंचर का पैसा रीपे करने में प्रॉब्लम कंपनी के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इसको बोलते हैं रिजर्व। पापा पैसा कमाते हैं, पैसा कमा के पूरा उड़ा देते क्या? चलो सैटरडे नाइट, ऐसा होता है? नो। क्या होता है? पापा पैसा थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं, रिजर्व बना के रखते हैं। क्यों? अरे तुम्हारे फ्यूचर के लिए,
आर यू गेटिंग इट? ताकि फ्यूचर में मेरे बच्चे को अगर कुछ भी चाहिए, कुछ भी स्टडी करना है, कहाँ भी कुछ भी करना है, तो मेरे पास पैसे पड़े हैं, मेरे बच्चे के करियर बनने में रुकावट नहीं आनी चाहिए। आर यू गेटिंग इट? बात समझ आ रही है? कुछ जरा अच्छी बातें भी सुन के जाओ, लेक्चर में आए हो तो, बराबर है। तो सेम वे अगर 1 करोड़ का अगर क्या है लोन लिया है, तो भाई पहले से ही क्या कर लो, पहले से ही आप लोग रिजर्व बनाना चालू करो। उसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, शॉर्ट में उसको बोलते हैं DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। समझ में आ गया? चलो अब यहां बोलते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। क्वाइट सिंपल, देखो कभी भी क्या होता है, कभी भी देखो डिबेंचर में ना 3 पार्टी होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक होता है कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रहा है, दूसरा पार्टी होता है डिबेंचर होल्डर जो डिबेंचर लेने वाला है, लेने के बाद बनता है एक्चुअली, पर समझाने के लिए डिबेंचर होल्डर बोल रहा हूँ। तीसरा होता है डिबेंचर ट्रस्टी। अब ये बंदा कौन है डिबेंचर ट्रस्टी? डिबेंचर ट्रस्टी इज दैट पर्सन, डिबेंचर ट्रस्टी एक ऐसा पर्सन है जो कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क कराता है, सारा वेरिफिकेशन कराता है, कौन से एसेट्स कहाँ गिरवी रखने हैं वो सब करवाता है। बेसिकली वो एग्रीमेंट बनाता है, आर यू गेटिंग इट, बिटवीन यू एंड दैट कंपनी हु इज टेकिंग लोन फ्रॉम यू, बराबर है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, अगर आपके कंपनी में आपको डिबेंचर इशू करने हैं, आपको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, लेकिन कितने? अगर आप जब डिबेंचर इशू कर रहे हो और डिबेंचर होल्डर तुम्हारे क्रॉस हो गए कितने, 500 से ज्यादा, बराबर है, 500 से ज्यादा डिबेंचर होल्डर है तो आपको डिबेंचर ट्रस्टी मैंडेटरीली अपॉइंट करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कंपनी अपने आप सब काम संभाल सकता है, लेकिन लॉ का रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार कुछ लिमिट क्रॉस हो जाए तो प्रोफेशनल पर्सन की हमको हेल्प लगती है। वो प्रोफेशनल पर्सन कौन है यहाँ पे? डिबेंचर ट्रस्टी। एक बार अगर 500 से ज्यादा पर्सन क्रॉस हो गए, डिबेंचर होल्डर क्रॉस हो गए, वो यूजुअली हो ही जाते हैं, 500 कंपनी के लिए 500 लोग कुछ ज्यादा नहीं है, आराम से हो जाते हैं, तो अब कंपलसरी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना है। क्लियर है यहाँ तक? सो दिस वाज डिबेंचर ट्रस्टी। A company wants to issue debenture, so the company needs to appoint whom? डिबेंचर ट्रस्टी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या बोलते हैं? नेक्स्ट बोलता है डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच एनसीएलटी। अब ये एनसीएलटी का मतलब क्या है मालूम है? फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। अब ये क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अभी जब भी डिबेंचर ट्रस्टी के पास कोई केस आता है, क्या केस आता है? डिफॉल्ट का। क्या केस आता है? डिफॉल्ट का। डिफॉल्ट मतलब क्या? अरे कंपनी ने डिबेंचर होल्डर लोगों से प्रॉमिस कर करके पैसे तो ले लिए, पैसा लेने के टाइम पे बराबर आओ पैसा दो पैसा दो, जब रीपेमेंट की बारी आई तो कंपनी बंद करके भागने की फिराक में है। ऐसा चलेगा क्या? ऐसा चलेगा? फिर कोई कंपनी से भरोसा करेगा? हर कोई विजय माल्या बनना चाहता है, ऐसा होगा तो कोई कंपनी से भरोसा करेगा, कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगा? फिर आंसर इज नो। तो थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स लाने के लिए, ठीक है, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाने के लिए क्या हुआ यहाँ पे, डिबेंचर ट्रस्टी का रोल आ गया। क्या रोल आ गया? अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है क्या करने में? डिबेंचर का पैसा रीपे करने में। डिबेंचर का पैसा रीपे करने में अगर कुछ डिफॉल्ट हुआ है, एनी डिफॉल्ट इज देयर, तो डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर ट्रस्टी का रोल आ जाता है। वो किसको अप्रोच कर सकता है? वो अप्रोच करता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल को। नाउ व्हाट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल? ये एक कोर्ट के तरह एक ऑर्गेनाइजेशन है। कोर्ट एक अलग चीज है, ट्राइब्यूनल अलग चीज है, पर ट्राइब्यूनल कोर्ट की तरह ही फंक्शन करता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगी। ट्राइब्यूनल मतलब वो कोर्ट की तरह फंक्शन करता है, वो कोर्ट की तरह ही ऑर्डर देता है, ठीक है। कुछ भी केस फाइल करना है आप नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हो। अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल करना है तो हर रीजन में नेशनल कंपनी लॉ क्या ट्राइब्यूनल क्या है सेट किए गए हैं, ठीक है, टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट्स। कोर्ट पहले इतना इंडिया का पॉपुलेशन है, इतने केसेस है, कोर्ट पहले ओवर बर्डन है, बराबर है। तो इसलिए क्या किया, कोर्ट का बर्डन रिड्यूस करने के लिए एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया, दैट इज ट्राइब्यूनल, और नाम क्या दे दिया? कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जहाँ पे सिर्फ कंपनी के केस ही आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास क्या हो सकता है? डिबेंचर ट्रस्टी आपका केस लेके जा सकता है, उसके पास अथॉरिटी है, ठीक है। चलो डिबेंचर ट्रस्टी। नेक्स्ट इज इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। व्हाट इज इम्पोज रिस्ट्रिक्शन? सिंपल, अगर एनसीएलटी को लगता है कि हाँ ये कंपनी ने डिफॉल्ट किया है, इसने पहले डिबेंचर के पैसे लिए थे, अब डिबेंचर के पैसे रीपे नहीं किए, इसने डिफॉल्ट किया है, तो फर्दर रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है। आपकी कंपनी डिबेंचर का पैसा तो लेती है पर रीपे नहीं करती, क्या बात है? ऐसा क्या करते हो तुम पैसे का, बराबर है? डिबेंचर होल्डर को पागल क्यों बना रहे हो? इफ यू विल डू लाइक दिस, नो वन इज गोइंग टू परचेज डिबेंचर इन एनी ऑफ द कंपनी। इफ यू आर डूइंग लाइक दिस, तो मार्केट में खबर फैल जाती है, राइट? तो अगर ऐसा गलत हो रहा है, इन्वेस्टर्स के साथ ही गलत होगा तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। यस और नो? आंसर इज यस। तो इंपोज रिस्ट्रिक्शन मतलब अगर कंपनी ने कुछ डिफॉल्ट किया है डिबेंचर का पैसा रीपे करने में, तो एनसीएलटी उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है। एनसीएलटी उस पर रिस्ट्रिक्शन डाल सकता है कि तुम फर्दर कभी भी डिबेंचर इशू नहीं करोगे।
आर यू गेटिंग इट? समझ में आ गया? ऐसे वो ऑर्डर्स दे सकता है, कोई दे सकता है, ठीक है, उतना अथॉरिटी है, क्योंकि एनसीएलटी लॉ है ना, लॉ ऑर्डर पास करेगा तो आपको मानना ही पड़ेगा, बराबर है। चलो नेक्स्ट क्या है? पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट। सी कॉन्ट्रावेंशन मतलब क्या? कॉन्ट्रावेंशन का मतलब है नॉट फॉलोइंग, कॉन्ट्रावेंशन मीन्स नॉट फॉलोइंग लॉ। अरे भाई जो कंट्री में रहते हो उसके लॉ तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। अब इंडिया में रहते हो, इंडिया में कंपनी चला रहे हो, इंडियन कंपनी बना के चल रहे हो, तो इंडियन कंपनी एक्ट तो फॉलो करना पड़ेगा ना, यस और नो? क्या तुम ऐसा बोल सकते हो नहीं 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 मैं फॉलो नहीं करेगा, लॉ मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है? यू कैन नॉट से लाइक दिस। सबके ऊपर लॉ एप्लीकेबल है, जिस कंट्री में रहते हो वो कंट्री के लॉ पे एप्लीकेबल हो गए, बराबर है। तो अगर आपने लॉ ब्रेक किया तो आपके ऊपर क्या आ जाएगा? पेनल्टी। तो ब्रेकिंग ऑफ लॉ इज नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रावेंशन। रेड सिग्नल पे बाइक रोकने का है, रूल है, बेसिक रूल है, वर्ल्ड में ये रूल फॉलो होता है। रेड सिग्नल पे नहीं रुकेगा तो आगे सिग्नल के आगे कौन खड़ा रहता है? हमारा पांडु हवलदार, बराबर है कि नहीं? पेनल्टी मारता है कि नहीं तुम पे? मतलब यू आर कॉन्ट्रावेंटिंग अवर इंडियन लॉ। रेड सिग्नल पे रुकने का, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक कर रहा है, चलो इस पे पेनल्टी मारो, सेम बराबर। यहाँ पे भी कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करता है। अब कंपनी गाड़ी तो नहीं चलाता ना, कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करता है, तो कंपनीज एक्ट फॉलो नहीं करता है तो हम तो उसे पेनल्टी मारेंगे, यस और नो? इफ यू आर कॉन्ट्रावेंटिंग एनी एक्ट, कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हो, लॉ ब्रेक कर रहे हो, तो आप पे पेनल्टी तो आएगा ही आएगा। क्लियर है? तो कंपनीज एक्ट ने वेरियस पेनल्टीज बताई है जो कंपनीज एक्ट आप पे फिर इंपोज करता है। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है? कोई डाउट इधर तक? पक्का? चलो ये था अपना ये व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स इन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो प्लीज इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ये एग्जाम में आएगा, फॉर श्योर आएगा, ठीक है। 99% ऑफ द टाइम से क्वेश्चन रिपीट होता है, तुम्हारा टाइम पे भी हो जाए, ठीक है। चलो ओके, तो मूविंग ऑन टू न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। सी दिस इज क्वाइट सिंपल। एक्सप्लेन प्रोविजंस, क्या बोला है? एक्सप्लेन प्रोविजंस एज पर कंपनीज रूल्स। क्या बोला है? रूल्स। देखो क्या होता है ना, एक लॉ के अंदर ना, लॉ होता है उसके अंदर एक्ट्स होते हैं, एक्ट के अंदर सेक्शंस होते हैं, सब सेक्शंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, रूल्स होते हैं, जो सब 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 आपको फॉलो करना पड़ता है। बहुत कुछ एक कंपनी चलाने के लिए ना, कंपनी एक्ट में बहुत कुछ है फॉलो करने के लिए, राइट? तो यहाँ पे और इन लोगों ने क्या बोला है, वो तो आपने प्रोविजंस पढ़े वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट है। अब जो तुम पढ़ोगे इट इज अकॉर्डिंग टू कंपनीज रूल्स, बराबर है। तो एक रूल्स एक अलग चीज है जो आपको सेक्शन सब सेक्शंस के साथ फॉलो करनी पड़ती है। तो चलो यहाँ पे भी क्या चीज फॉलो करनी है वो भी देख लेते हैं। ये रूल क्या बोलते हैं हमको, इसको आज सिंपल ध्यान से समझना। इस रूल का नाम है रूल 18। क्या है? रूल 18। तो ये प्लीज याद रखना जरा, बराबर है। देखो क्या बोलते हैं, एज पर कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, मतलब 2014 में रूल्स आ गए थे एग्जिस्टेंस में, इंप्लीमेंट कर दिए गए थे अंडर कंपनीज एक्ट, और रूल का नाम था रूल 18, बराबर है। तो आपको रूल 18 ही पता है, ऐसे बहुत सारे रूल्स है पर आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है वो, ठीक है। रिगार्डिंग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, प्रोविजन तो फॉलो करने हैं, जो प्रोविजन बोला है वो तो करने हैं। लॉ बोल रहा है प्रोविजन फॉलो करो तो करो, लॉ बोलता है ये रूल भी फॉलो करो। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ गई? तो चलो अब ये रूल क्या बोलता है, टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स। क्या बोलता है? टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स। जब भी कोई कंपनी सिक्योर डिबेंचर इशू करती है उसका मैक्सिमम पीरियड क्या पता है? 10 ईयर्स। क्या पता है? 10 ईयर्स। बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट कैन गो बियॉन्ड 10 ईयर्स ऑल्सो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर हमारे बुक में दिया है 10 ईयर्स, तो विल कंसिडर 10 ईयर्स ओनली। एग्जाम में आएगा तो हमको 10 ईयर्स ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, टेन्योर, ड्यूरेशन ऑफ व्हाट? ऑफ सिक्योर डिबेंचर्स। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, पैसा हमारा हो जाएगा, कंपनी का हो जाएगा, उसके बाद रीपे कर देना है, पैसा रिफंड करना है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? बराबर, सही। तो टेन्योर ऑफ सिक्योर डिबेंचर याद रखना 10 ईयर्स, बराबर है। नेक्स्ट, क्रिएट चार्ज ऑन असेट। अब ये बराबर वैलिड पॉइंट है। ये वैलिड पॉइंट कैसे है, देखो, जब भी आप बैंक के पास जाते हो, व्हेन यू गो टू अ बैंक, बराबर है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, स्क्रीन देखते रहना। व्हेन यू गो टू अ बैंक, यू अप्रोच लोन, लोन मांगते हो, बराबर है। बैंक बोलता है ना, अरे हाँ ना बिंदा सा, लोन चाहिए, ले लेके जा, तेरा ही तो है, विरासत में तेरे पापा छोड़ के गए थे, ले लेके जा लेके जा। ऐसा है? बैंक ऐसा बोलेगा? नो नो नो। व्हाट बैंक विल से? बैंक विल से इफ यू वांट लोन फ्रॉम आवर बैंक, you have to give certain security, you have to give certain assets। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? कोई तो असेट लाओ, हमें गिरवी दे दो, मॉर्गेज कर दो, गिरवी रख दो और लोन लेके जाओ। किसने रोका है? फिर जब आप ये लोन रीपे कर दोगे, आपका असेट हम वापस कर देंगे। आर यू गेटिंग इट? बात समझ में आ गई? ये समझ में आ गया? सेम थिंग वहां पे भी है, सेम थिंग डिबेंचर में भी है। अब डिबेंचर में क्या हो जाएगा, कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे डिबेंचर होल्डर, यहाँ पे
डिबेंचर होल्डर से हम क्या ले रहे हैं, लोन, बराबर है। अब डिबेंचर होल्डर कंपनी को क्या बोलेगा मालूम है, डिबेंचर होल्डर कंपनी को बोलेगा, कंपनी सुनो, कोई असेट हमारे नाम पे गिरवी करो और हमसे लोन ले लो। सिंपल, क्या टफ है, कुछ टफ नहीं है, बराबर है। समझ में आ गया ना, कीप इट वेरी सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का, बराबर है। अब ये क्रिएट चार्ज ऑन असेट का मतलब ही यही है, ये जो दो एग्जांपल दिए ना मैंने, क्रिएट चार्ज ऑन असेट का मतलब ही यही है। ये तो चलो एक बैंक की मैंने बात की, ये तुम्हें को इतना यहाँ रिलेवेंट नहीं है, ये आपको रिलेवेंट है, ये वाला जो मैंने बताया। और गेटिंग इट, क्लियर है। तो चार्ज ऑन असेट मतलब कंपनी को कोई ना कोई असेट डिबेंचर होल्डर्स के नाम पे गिरवी करके रखना पड़ता है, जब तक जितने ड्यूरेशन तक कंपनी ने डिबेंचर का पैसा लेके रखा हुआ है। आर यू गेटिंग इट? मतलब मान लो डिबेंचर कंपनी ने इशू किए 5 इयर्स तक, 5 इयर्स के डिबेंचर्स है, तो वो 5 इयर्स तक कंपनी का कोई तो असेट होगा जो क्या होगा, उन डिबेंचर होल्डर्स के नाम पे गिरवी रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि कल को अगर एंड में कंपनी रीपे नहीं कर पाया पैसा, तो हम ये असेट बेच के क्या कर लेंगे, हमारा पैसा रिकवर कर लेंगे। और ये सब करवाता कौन है, ये सब करवाता है हमारा डिबेंचर ट्रस्टी। इसलिए डिबेंचर ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है जब डिबेंचर होल्डर ज्यादा हो जाते हैं। आर यू गेटिंग इट? क्लियर है, कोई डाउट इधर तक? पक्का श्योर? तो चार्ज ऑन असेट सही एकदम। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। क्या बोलता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। ये हमने अभी पढ़ लिया था थोड़ी देर पहले। कितने कितने होने चाहिए, 500 से ज्यादा लोग हो गए, 500 से ज्यादा डिबेंचर हो गए, बराबर है, डिबेंचर होल्डर हो गए, तो हमको क्या अपॉइंट करना है, डिबेंचर ट्रस्टी। ये क्या कराता है, एग्रीमेंट कराता है कंपनी के बीच में, डिबेंचर होल्डर के बीच में क्या कराता है, एग्रीमेंट करवाता है। समझ में आ गया, बराबर है। क्या मॉर्गेज पे रखना है, क्या गिरवी करना है, कितने साल का डिबेंचर है, बराबर है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सब वो एग्रीमेंट करवाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये भी हमने पढ़ लिया, बराबर है। DRR करके मैंने बताया था आपको पिगी बैंक बताया था, पिगी बैंक आपके फादर का एग्जांपल दिया था। यस और नो, सेव करके रखते हैं पैसा, फ्यूचर में काम आएगा, सेम कंपनी करता है जो हम लोग करते हैं ना, वही वैसी कंपनी करता है। वी आर नेचुरल पर्सन, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, बस फर्क यही है, बराबर है, सही एकदम। चलो क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसमें ये 4 ही पॉइंट है, क्लियर है, सही एकदम। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, रूल्स फॉर व्हाट, फॉर इशू ऑफ डिबेंचर, और वहां पे क्या था, प्रोविजंस था। ठीक है, प्रोविजन ज्यादा बार आता है, ये तो खैर इतना नहीं, चांसेस कम है आने के, बट आ भी सकता है, बट प्रोविजन जरूर अच्छे से करके जाना। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे मैं पहले एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या फिर अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। चलो अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके ही रख लो। ठीक है, प्रोसीजर, क्या बोला, प्रोसीजर। इससे पहले कंफ्यूज हो जाओ तो देखो ब्रैकेट में एक चीज लिखी है, स्टेप्स। क्या बोला है, स्टेप्स। क्या स्टेप्स है, क्या 1 बाय 1 स्टेप है डिबेंचर इशू करने के। क्या बोला मैंने, क्या 1 बाय 1 स्टेप है अंडर कंपनीज एक्ट डिबेंचर इशू करने के, बराबर है। मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी डिबेंचर इशू करना चाहती है, मेरी कंपनी सारे प्रोविजन जानती है, मेरी कंपनी सारे रूल्स जानती है। ठीक है, इतना काफी नहीं है। क्या आपको प्रोसीजर पता है? नहीं सर, प्रोसीजर तो नहीं मालूम। तो चलो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। प्रोसीजर मतलब एक एक स्टेप आपको फॉलो करना है डिबेंचर इशू करने के लिए। अब वो स्टेप क्या है, ध्यान से सुनना, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात याद रखना, एक भी स्टेप आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अपस्टेयर्स होता है, अपस्टेयर्स, सीढ़ी, सीढ़ी कैसे ऊपर नीचे का रोलर कोस्टर है क्या, नहीं, अपस्टेयर्स बराबर जाता है ना, 1 बाय 1 बाय 1, बराबर है। डाउन स्टेयर्स 1 बाय 1 बाय 1, बराबर है कि नहीं, ऐसा स्लाइड होकर नहीं जाता है, बराबर है, सांप के साथ, बराबर है। तो सेम चीज जब एग्जाम में आंसर लिखोगे, पॉइंट्स आगे पीछे नहीं होने चाहिए। प्रोविजन से पॉइंट आगे पीछे लिख लो, चल जाएगा। स्टेप से पॉइंट कभी आगे पीछे होते हैं क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इस चीज का जरा ध्यान में रखना, स्टेप्स कभी भी आगे पीछे नहीं करने हैं। ठीक है, तो चलो पहला स्टेप क्या बोलता है, अरे इट इज क्वाइट सिंपल, इधर डरने का जरूरत नहीं है। देखो सुनो सुनो सुनो, सबसे पहला बोलता है, सबसे पहले बोलता है पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। क्या बोला है, पास रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। अब इसका मतलब क्या है, जब भी आपकी कंपनी को डिबेंचर इशू करना है, हु इज द अथॉरिटी टू इशू डिबेंचर, सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है कंपनी में डिबेंचर इशू करने की, तो वो है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बराबर है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग बोला जाता है, 11th में पढ़ा होगा, बराबर है। बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे, बोर्ड मीटिंग में डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, कितना डिबेंचर इशू करना है, कितने के डिबेंचर इशू करने हैं, कितने डिबेंचर होल्डर होने चाहिए, डिबेंचर ट्रस्टी कौन होगा,
कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, प्रोस्पेक्टस में क्या छापेंगे, कंपनी की कितनी तारीफ करेंगे उस प्रोस्पेक्टस में, बराबर है, कितने टाइम के लिए डिबेंचर इशू होगा, ये सब कहाँ लिखा होगा, कहाँ लिखा होगा, लिखा होगा कंपनी के प्रोस्पेक्टस में। और ये डिस्कस कहाँ होगा, होगा बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। शेयर होल्डर आर नॉट अलाउड, शेयर होल्डर नहीं आएंगे डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर इशू करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिसीजन लेंगे। क्लियर है, पक्का। चलो, तो इसमें वही सब लिखा हुआ है, क्या गिरवी रखेंगे, कितने टाइम के लिए गिरवी रखेंगे, बराबर है। तो ये सब बोर्ड मीटिंग में डिस्कस होता है। डिस्कस होने के बाद एक डिसीजन लिया जाता है, डिसीजन को बोलते हैं रिजोल्यूशन। पढ़ा था कि नहीं, स्पेशल रिजोल्यूशन, देन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना कहीं ना कहीं। तो ये पास रिजोल्यूशन मींस व्हाट, एक रिजोल्यूशन पास करना है, एक डिसीजन लेना है रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग इशू ऑफ डिबेंचर्स। समझ में आ गया। पहला स्टेप, कभी भी डिबेंचर इशू करना है, पहला स्टेप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग रख ली, सब डिस्कस कर लिया, अब उनको अप्रूवल लेना है। क्या लेना है, अप्रूवल लेना है। अप्रूवल किसका लेना है, आपको अप्रूवल लेना है अपने कंपनी के ओनर्स का। अब कंपनी के ओनर्स कौन है, ये तो तुम जानते ही हो, हमारे शेयर होल्डर्स। यस और नो, आंसर इज यस। अभी तो सर आपने बोला कि शेयर होल्डर्स बोर्ड मीटिंग में नहीं आएंगे, तो कहाँ उनसे पूछेंगे। अरे नहीं आएंगे मतलब मैंने ये नहीं बोला कि उनसे पूछना ही नहीं है, उनको बुलाओ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। जनरल मीटिंग तो शेयर होल्डर्स की होती है, तो उसमें तो शेयर होल्डर्स आएंगे आएंगे, बराबर है। तुम कोई शेयर होल्डर को जनरल मीटिंग में आने से रोक नहीं सकते, पर तुम किसी भी शेयर होल्डर को बोर्ड मीटिंग में आने से रोक सकते हो। क्लियर है, क्योंकि कंपनीज एक्ट ऐसे बोल के रखा है, कंपनीज एक्ट में सब लिखा हुआ है, बराबर है। अब उनके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाओ, इमरजेंसी केस में जो मीटिंग बुलाते हैं उनको बुलाओ और उनसे क्या ले लो, अप्रूवल ले लो। क्या अप्रूवल ले लो, अरे हमारी कंपनी ऐसा ऐसा डिबेंचर इशू कर रही है, चलो अप्रूवल दो। जब तक ओनर्स अप्रूवल नहीं देंगे कंपनी से हमको कुछ करने को अलाउड नहीं करेगा। तो चलो, यू बीइंग एन ओनर गिव अप्रूवल दैट आवर कंपनी कैन इशू डिबेंचर, बराबर है, सही एकदम। तो एक बार शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया तो आपकी कंपनी ने क्या कर सकती है, आगे डिबेंचर इशू कर सकती है। तो पहला स्टेप बोर्ड मीटिंग, दूसरा स्टेप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। चलो क्लियर हो गया। अब अप्रूवल मिल गया, अप्रूवल मिलने के बाद क्या करना है, जो भी आपने रिजोल्यूशन पास किया, जो भी आपने डिसीजन लिया, जो भी आपका डॉक्यूमेंटेशन वर्क हुआ है, वो आपको क्या करना है, फाइल करना है। क्या करना है, फाइल करना है। किसको फाइल करना है, किसको, आपको, मेरे को, किसको फाइल करना है, आरओसी। किसको, आरओसी। अब बोलेंगे सर ये आरओसी क्या है, व्हाट इज आरओसी। आरओसी का मतलब है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कभी बचपन में 11th में बुक खोल के पढ़ा होगा ना, तो पता रहेगा व्हाट इज आरओसी। इट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, बराबर है। वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स हमको क्या करने पड़ते हैं, दिखाने पड़ते हैं कंपनी के, बराबर है। अब कंपनी ने प्रोस्पेक्टस बनाया, रिजोल्यूशन पास किया, वो सब कहाँ फाइल कर दिया, वो फाइल कर दिया आरओसी में, बराबर है। किसने किया, कौन करेगा, मैं करूंगा, तुम करोगे नहीं, कंपनी का सेक्रेटरी करेगा। कौन करेगा, सेक्रेटरी करेगा, बराबर है। कब करना है, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, बराबर है। क्या क्या फाइल करना है विद इन 30 डेज, कंपनी के, कंपनी होने के, कंपनी मीटिंग होने के बाद विद इन 30 डेज, जैसी मीटिंग हो गई 30 दिन के अंदर, बराबर है। क्या फाइल करना है, स्पेशल रिजोल्यूशन जो पास किया होगा, प्रोस्पेक्टस जो बनाया होगा, फिर ऑफर लेटर, बराबर। ये सब जो भी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो क्या करना है, फाइल कर देना है, बराबर है। चलो नेक्स्ट बोलता है ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। अब ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग क्या है, क्या है ऑब्टेन, एक क्रेडिट रेटिंग क्या है, ये ध्यान से समझना। अभी आई डोंट नो यू ऑल मस्ट बी नोइंग और नॉट, आई डोंट थिंक तुमको पता भी होगा, या कुछ लोगों को, कुछ गिने चुने लोगों को पता भी होगा। कभी भी क्या होता है, क्रेडिट स्कोर निकलता है, क्रेडिट स्कोर। आपने कहीं से लोन लिया, आपने उसको फटाफट पे कर दिया, आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, आपका क्रेडिट वर्दीनेस कितना अच्छा है, बराबर है। लेकिन अगर आपने लोन लिया और आप टाइम पे ही नहीं करते, लोगों के पैसे खा जाते हो, उधारी लेते हो, उधारी फिर देते नहीं हो वापस, अरे बाद में आना, बाद में दूंगा, बाद में आना, बाद में दूंगा, संडे को आना, संडे को दूंगा, आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल, बराबर है। क्या हो रहा है, आपका क्रेडिट वर्दीनेस मार्केट में गिर रहा है। अरे तो लोन ले लेता है, पैसा तो बराबर ले लेता है, देने के टाइम पे तो ये हम लोग को पूछता ही नहीं है, संडे को आ, मंडे को आ, ऐसा लटकाता है, बराबर है। तो आपका क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा नहीं है। तो जिस कंपनी का क्रेडिट वर्दीनेस अच्छा नहीं है, वो कंपनी डिबेंचर इशू नहीं कर सकती। मतलब लोग क्या सोचेंगे, इसका क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है मतलब क्या है, इसका क्रेडिट रेटिंग नहीं है, अच्छा नहीं है मतलब क्या है, ये लोगों के पैसे खा जाता है। आर यू गेटिंग इट, कंपनी पैसा लेती है और खा जाती है, बराबर है। लक्ष्मी चिट फंड, हेरा फेरी याद करने का, बराबर है कि नहीं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे क्या करने का है, जब ये क्रेडिट रेटिंग की बात आएगी, हमको हमारे कंपनी का, हमारे डिबेंचर का, यू हैव टू टेक
क्रेडिट रेटिंग, ताकि लोगों को मार्केट में पता चले दैट दिस कंपनी विच इज इनवाइटिंग डिबेंचर इज अ वेरी गुड कंपनी, पैसा लेगा और टाइम पे रीपे भी कर देगा। लोगों को एश्योरेंस दिलाओ, भरोसा दिलाओ, भरोसे के बिना कुछ चलेगा नहीं, बराबर है कि नहीं? लोगों को भरोसा दिलाओ, बराबर है, और उनसे डिबेंचर के पैसे ले लो और जब टाइम आएगा उसको रीपे कर दो, ठीक है? इसको बोलते हैं क्रेडिट वर्दीनेस, और क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब होता है क्रेडिट रेटिंग, और क्रेडिट रेटिंग आपको क्या करना पड़ता है? ऑब्टेन करना पड़ता है, बराबर है? ऐसी कंपनीज है क्रिसल, केयर, ऐसा करके कंपनीज है जो क्रेडिट रेटिंग हमको देती है, ठीक है? इंडिया में ऐसी 2 कंपनीज है, बराबर है? चलो नेक्स्ट, एंटरिंग इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट्स। अभी अंडरराइटिंग इश्यूर शेयर्स में क्या रहेगा? अंडरराइटर आपने वर्ड सुना होगा। अंडरराइटर मतलब अनसोल्ड शेयर्स अंडरराइटर ले लेगा, अनसोल्ड डिबेंचर्स अंडरराइटर ले लेगा, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ता है। तो बाद में क्या लेना है? आप अंडरराइटर एग्रीमेंट में जाना है कि भाई अगर हमारे डिबेंचर नहीं बिके तो वो डिबेंचर जो नहीं बिकेंगे, जो अनसोल्ड रहेंगे, वो आप खरीद लेना, बराबर है? तो उसको बोलते हैं अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, एंड द पर्सन हु इज डूइंग अंडरराइटिंग एग्रीमेंट इज नोन एज अंडरराइटर, ठीक है? ये आपके बुक में पूरा कंटेंट लिखा हुआ है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है? इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर एंड ऑफर लेटर। मतलब ऑफर लेटर, ऑफर लेटर मतलब क्या? डिबेंचर खरीदना है क्या? ऑफर लेटर देगा आपको, अगर डिबेंचर खरीदना है ये लेटर भर के हमको दे दो, बराबर है कि नहीं? तो मतलब आपको अगर डिबेंचर खरीदना है तो अप्लाई करो, एप्लीकेशन दो, मतलब वो ऑफर लेटर ही हो गया। आप हमने आपको डिबेंचर ऑफर किया, आप क्या ले रहे हो? अभी डिबेंचर हमसे परचेस कर रहे हो, दैट इज एन ऑफर लेटर, बराबर है? ये प्रोस्पेक्टस, ऑफर लेटर द वन एंड द सेम, ठीक है? नेक्स्ट, ओपन सेपरेट बैंक अकाउंट। व्हाट इज सेपरेट बैंक अकाउंट नाउ? देखो एक सिंपल सी बात है। अभी एक तुमको ना एक जनरली एक बात बताता हूँ, जब भी कोई कंपनी सिक्योरिटी इशू करता है, मतलब मान लो कंपनी शेयर इशू करता है, या कंपनी डिबेंचर इशू करता है, या कोई केसेस में बॉन्ड्स इशू करता है, ठीक है? यूजुअली शेयर्स एंड डिबेंचर्स ही होते हैं। तो कंपनी को ना एक सेपरेट अपना बैंक अकाउंट खुलाना पड़ता है, बराबर है? तो सेपरेट बैंक अकाउंट खुलाना है मतलब क्या? वो करंट अकाउंट होता है वो नहीं, बिजनेस का करंट अकाउंट होता है वो नहीं, कंपनी करंट अकाउंट खुलाती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक सेपरेट अकाउंट मतलब क्या? फॉर दिस पर्पस ओनली। मतलब मान लो आप कंपनी के डिबेंचर परचेस करना चाहते हो, आप डिबेंचर परचेस करना चाहते हो कंपनी के, बराबर है? तो कंपनी के जब आप डिबेंचर परचेस कर रहे हो, तो डिबेंचर परचेस करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? आपको एप्लीकेशन मनी देना पड़ता है। याद करो, अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ शेयर्स, क्या देना पड़ता है आपको? आपको एप्लीकेशन मनी देना पड़ता है। यस और नो? आंसर इज यस। तो एप्लीकेशन मनी किसको देने का? डायरेक्ट कंपनी को? डायरेक्ट कंपनी को नहीं जाता है, डायरेक्ट कंपनी को पैसा नहीं जाता है, पैसा देना पड़ता है किसी बैंक में, बराबर है? अब वो बैंक, कंपनी आपको बोलेगा कि हमने आईसीआईसीआई बैंक को हमारा बैंकर रखा है, हमने आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा अकाउंट खुलाया है, उस आईसीआईसीआई बैंक में जाके आप अपने एप्लीकेशंस, डिबेंचर खरीदने के एप्लीकेशंस डिपॉजिट कर सकते हो विद एप्लीकेशन मनी। समझ में आ गया? ये पर्पस होता है। फिर वहाँ पे फॉर्म पूरे वेरीफाई होते हैं, चेक होते हैं, तब जाके फिर कंपनी को फॉर्म मिलते हैं, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमको एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है इन अ शेड्यूल्ड बैंक। शेड्यूल्ड बैंक मतलब आरबीआई के पास एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है? उसमें लिस्ट में बहुत सारे नाम से बैंक के, और बहुत सारे नाम है बैंक के, उसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल्ड बैंक। आरबीआई की लिस्ट में आपका नाम आ गया, आप हो गए शेड्यूल्ड बैंक, बराबर है? अभी इन डेप्थ हम लोग जा नहीं सकते, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्या है? रिसीविंग एप्लीकेशन मनी। क्या है रिसीविंग एप्लीकेशन मनी? पहले हमने डिस्कस कर लिया, सब्सक्राइबर्स कहाँ पे पैसा डिपॉजिट करेंगे, कहाँ पे एप्लीकेशन मनी देंगे? हम वो देंगे स्पेसिफाइड बैंक में। स्पेसिफाइड बैंक मतलब जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया ना, आईसीआईसीआई, मैंने अभी नाम लिया तुम्हारे सामने, बराबर है कि नहीं? तो ये आईसीआईसीआई बैंक में क्या करना है? हमको जाके पैसा डिपॉजिट कर देना है, कंपनी ने ऐसा बोला है, बराबर है? चलो नेक्स्ट, अब ये सब होने के बाद वापस से एक बोर्ड मीटिंग रखी जाएगी, ठीक है? ये तो एप्लीकेशन के बारे में सब हो रहा था। अब एप्लीकेशन आ गए, अब लोगों को हमको क्या करना है? शेयर, हमको डिबेंचर अलॉट करने हैं। तो अलॉटमेंट करने के लिए भी क्या करेंगे? हम करेंगे एक बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग क्यों करेंगे? देखो, जरूरी नहीं आपने अप्लाई किया तो आपको मिल जाएगा डिबेंचर, जरूरी नहीं आपने अप्लाई किया तो आपको शेयर्स मिल ही जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? बात समझ में आ रही है? तुम्हारे इश्यू ऑफ शेयर्स में ऐसा आता था, प्रो राटा अलॉटमेंट होता था, बराबर है? तो वो सब क्या होता था? अलॉटमेंट आपको बाद में होगा, बराबर है कि नहीं? ऐसा कुछ, ऐसा उसमें कॉन्सेप्ट था, बराबर है? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ पे टू डिसाइड एंड अप्रूव अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर का मतलब है, अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट निकला तो रिजेक्ट हो गया, आपको डिबेंचर अलॉट नहीं होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, यार इसका फॉर्म तो इनकम्प्लीट था, इसको हम लोग डिबेंचर अलॉट नहीं कर सकते। आपने अपना नाम लिखा, नंबर ऑफ डिबेंचर्स भी लिखे, पर फॉर्म पे साइन ही नहीं किया, विदाउट साइनिंग योर फॉर्म इज इनकम्प्लीट। आर यू गेटिंग इट? आपने नाम लिखा, साइन कर दिया, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स चाहिए वो तो लिखा ही नहीं, नहीं लिखा तो क्या हो गया? इनकम्प्लीट, रिजेक्टेड। चलो, जरूरी नहीं एप्लीकेशन किया तो आपको डिबेंचर मिल ही जाएगा। आर यू गेटिंग इट? कोई कोई केसेस में डिबेंचर नहीं भी मिलते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो उसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले मीटिंग रखते हैं कि किसका फॉर्म सही है उसको ही हम डिबेंचर देंगे, जिसका फॉर्म इनकम्प्लीट उसको रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? उसके लिए क्या रखेंगे? बोर्ड मीटिंग। चलो
नेक्स्ट क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर सर्टिफिकेट हमने पहले डिस्कस कर लिया, 6 मंथ्स में इश्यू कर देना है, बराबर है। चलो नेक्स्ट, मेक एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। अभी कंपनी का अलग अलग रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिटर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, बराबर है। जब रजिस्टर में आपका नाम आ जाता है, आप क्या बन जाते हो, कंपनी के, आप बन जाते हो कंपनी के रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर, बराबर है। और वो एंट्री कब हो जानी चाहिए, विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज। 7 डेज ऑफ वॉट, जब कंपनी ने आपको डिबेंचर अलॉट कर दिए उस दिन से लेके 7 दिन के अंदर अंदर क्या कर देना है, कंपनी को वो एंट्री कर देना है। किसमें एंट्री करना है, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स में। अब कंपनी के पास रजिस्टर, ये मत सोचो फिजिकल रजिस्टर होता है, वो तुम्हारा अटेंडेंस स्कूल में जैसा होता था वैसा नहीं। यहाँ पे रजिस्टर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक होता है, डेटाबेस में सेव होता है। आर यू गेटिंग इट? तो वहां होता है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स, वहां पे सारा का सारा डिटेल सेव करके रखना पड़ता है हर एक डिबेंचर होल्डर का। शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर का, कंपनी का सारा रिकॉर्ड्स होता है। क्लियर है, कोई डाउट इधर तक? तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट, दिस वाज ऑल अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स। एक क्विक शॉट हमने रिवीजन कर लिया, बराबर है। अब इसको रिफर जरूर करना, पढ़ना जरूर इसको, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। इसमें सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन ये दो ही है, ये प्रोसीजर दैट इज स्टेप्स फॉर डिबेंचर्स। नेक्स्ट हमने जो पहले देखा था वो था हमारा प्रोविजंस फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से करके जाना फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमने एक और टॉपिक खत्म किया, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो होगा डिपॉजिट्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए प्लीज रिवाइज दिस। थैंक यू सो मच।